गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में क्या लिखा था आपने? अच्छा, सियाचिन को। आपको हम याद दिला दें कि देखिए, सियाचिन सियाचिन का डिस्प्यूट और सर क्रीक का मामला, अगर आप सियाचिन का मामला और कल भी कल भी मैंने आपको ये दिखा दिया था मामला। देखिए, सियाचिन का मामला अगर सिंपल सा देखा जाए तो केवल इशू यही है कि 1972 में कल हमने आपको लिखवाया भी था कि सीमा रेखा तीन प्रकार की है। 1972 में जब एलओसी खींची गई तो यहाँ के बाद एलओसी नहीं खींची जा पाई। ये लास्ट पॉइंट है एलओसी का, लाइन ऑफ कंट्रोल का, शिमला समझौते के बाद यहाँ के बाद एलओसी नहीं खींची जा पाई। इसका मतलब है कि रेडिक्लिफ लाइन का विभाजन भी इस एरिया में नहीं था। और आज की डेट में पाकिस्तान ये कहता है कि ये रेखा जानी चाहिए यहाँ से सीधे। भारत कहता है ये रेखा कहाँ से जानी चाहिए? यहाँ से। झगड़ा इसी बात का है। इसका सीधा मतलब है अगर रेखा ये सीधी जाएगी तो पाकिस्तान को ये सारा एरिया मिल जाएगा, अगर ये रेखा इस तरीके से जाएगी तो भारत को ये एरिया मिल जाएगा। तो सवाल है केवल इतना ही मुद्दा है, या अब कहने को तो सीधी सी बात है केवल जमीन का झगड़ा है ये? अगर सोच के देख लीजिए, और सियाचिन मतलब ग्लेशियर लंबा है, लगभग 80 किलोमीटर के आसपास ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे बड़ा सियाचिन एक ऐसा क्षेत्र है, अंटार्कटिका के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर है इस किस क्षेत्र में है? सियाचिन में। तो अब सियाचिन का केवल मुद्दा इतना तो नहीं होगा जमीन का। सियाचिन सर्पिल देखने में ऐसा लगता है बस केवल थोड़ा सा भूभाग का मुद्दा है, सीमा के विवाद का मुद्दा है, लेकिन फैक्ट देखा जाए तो मामले अलग हैं, मुद्दे देखे जाए तो अलग है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में चाहे ये जमीन का झगड़ा हो, पानी का झगड़ा हो, जो झगड़े 72 ईयर्स पहले, 75 ईयर्स पहले थे, वो झगड़े आज भी है। इसमें अगर मुद्दे की तलाश करिए तो मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। अब आप जरा गेस करिए कि सियाचिन के मुद्दे पर पाकिस्तान क्यों झगड़ा कर रहा है? सियाचिन के मुद्दे पर पाकिस्तान का मामला क्या है? सियाचिन है या एक कश्मीर पे दावा है? दूसरी बात, अब देखिए जियो पॉलिटिक्स, अब देखिए भू राजनीति को देखिए, और जियो पॉलिटिक्स ये है कि यहां से चाइना बाकायदा काराकोरम हाईवे बना चुका है। यानी अब ये तो यहां से क्या मतलब, इसके पास दौलत बेग ओल्डी, चाइना पहले ही अक्साई चीन को ले चुका है, और अक्साई चीन से लेकर उसने सिंकियांग और तिब्बत के बीच में, यह है तिब्बत, इधर है चीन का प्रांत, इधर है चीन का प्रांत सिंकियांग, इधर है चीन का प्रांत तिब्बत। अगर ये हाईवे ना होता, अक्साई चीन अगर भारत के पास होता, अक्साई चीन पे चाइना ने कंट्रोल कर लिया, तो चीन को दोनों प्रांतों को जोड़ने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता। इसका मतलब है चीन सिंकियांग से तिब्बत तक आने के लिए पूरा घूम कर आता। और आप जानते हैं पहाड़ों में पासेस कितने इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास पास नहीं है, दर्रे नहीं है, तो पहाड़ की हजारों किलोमीटर जमीन फिर बेकार है आपके पास। तो पहाड़ों की टेरिटरी अलग होती है। इस वजह से क्योंकि सियाचिन पर पहले से चाइना का नियंत्रण है, नंबर एक। दूसरी बात, 1962 के इंडिया चाइना वार से भारत को एक बड़ा घाटा हुआ। ज्यादातर दर्रों पर कंट्रोल चाइना का हो गया। और अगर आप देखेंगे हिमालय की तरफ जाएंगे तो चीन आपको ऊपर दिखेगा, भारत नीचे दिखता है। यानी चीन बेहतर स्ट्रेटजिक पोजीशन में है। और तिब्बत के एरिया में जाएंगे, तिब्बत पठार है, लगभग वो प्लेन जैसा दिखता है ऊंचाई पर। भारत की तरफ जाएंगे हिमालय में तो भारत ऊंचाई वाला मामला दिखता है।
चाइना ने अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा जबरदस्त डेवलप कर रखा है। पहली बार भारत ने, आपने देखा होगा, अभी लद्दाख से दौलत बेग ओल्डी की सड़क बनाई है जो सीधे यहाँ जा रही है। इसी बात पे चाइना को डिस्प्यूट है। चाइना ने कहा कि भाई भारत ने दौलत बेल्ट ओल्डी तक अपनी सड़क बनाई कैसे, देसपांग डेमचौक, जो पूरा मामला अभी जो भारत और चाइना के बीच में तनातनी चल रही थी, ये पूरा एरिया यही है। तो अब जरा स्ट्रेटजिक लोकेशन आप देखिए, चाइना पाकिस्तान के बड़े नेक्सस है। मामला सियाचिन का है, यह मामला स्ट्रेटजिक है। और मेरे बच्चों जरा सोच के देखना, इसलिए भारत में कई बार कहा भी जाता कि हमारे यहाँ स्ट्रेटजिक कल्चर नहीं था। यानी अगर पूरे पूरे इस रीजन को देखो, कश्मीर को ध्यान से आप देखो, एक तरफ कश्मीर का एक पार्ट चाइना लेके भाग गया है, दूसरा पार्ट पाकिस्तान ने दबा रखा है। उसके बावजूद हमने कश्मीर को विशेष स्वायत्ता दे रखी थी इस उम्मीद में कि कश्मीर में लोकतंत्र लहलहाएगा। अगर इसी बात को स्ट्रेटजिकली विचार करिए, ये मूर्खतापूर्ण विचार कहलाएगा। आप याद रखिए, कहने को सब लोकतंत्र वगैरह चलता है, जब वार के मैदान में आते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन। नहीं, मुझे वार पता था, पहला नहीं पता था। तो अब जरा सोच के देखो, कश्मीर को, यानी आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कितनी कमजोर है। आपके सर पे दो दुश्मन सवार है, दोनों के आपके साथ वार हुए हैं, दोनों परमाणु बम लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं इनसे? शांति। उस बाहर का मामला तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं है, अंदर के मामले भी आपके हाथ कंट्रोल में नहीं है। कैसे सुरक्षा बनेगी फिर आपकी? क्योंकि इसके पहले होता था 370 हटाने का स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन। अब देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस पे जम्मू कश्मीर सरकार का नियंत्रण, बीएसएफ सीआरपीएफ पे संघ सरकार का नियंत्रण, दोनों में कोई कंट्रोल था ही नहीं, दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। इसका मतलब है कश्मीर पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन मिले तो बीएसएफ को पास नहीं करेगी, बीएसएफ को इंफॉर्मेशन मिले तो कश्मीर पुलिस को ऑपरेशन नहीं करेगी। 370 हटने का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि सारा मामला गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। जम्मू कश्मीर पुलिस भी, बीएसएफ भी, सीआरपीएफ भी, और आर्मी तो पहले संघ सरकार के पास है। उसके बाद से आपने देखा होगा कोऑर्डिनेटेड बिल्कुल सारे काम किए गए। और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए पहले नार्को टेररिज्म को तोड़ा गया, फिर अब देखें मनी लॉन्ड्रिंग पर अटैक किया गया। केवल आतंकवादियों को मारना ही केवल ये पर्पस थोड़ी था, इससे आप आतंकवाद खत्म नहीं कर सकते। बहुत सिस्टमेटिक प्रयास किया गया। इसका मतलब है मामला ये सियाचिन का नहीं है, मामला ये काराकोरम हाईवे का है। यहां से काराकोरम पास है। अगर ये सियाचिन ग्लेशियर आपके पास नहीं रहेगा तो काराकोरम पास आपके पास नहीं रहेगा, और काराकोरम पास नहीं रहेगा तो होगा क्या? यहां से पाकिस्तान, अगर ये एरिया आज पाकिस्तान के पास चलाया तो चीन कंट्रोल अक्साई चीन है, पाकिस्तान कंट्रोल गिलगित बाल्टिस्तान है, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे सीधा सीधा हमारे सर पे ताक दिनादिन, और हम देखते रह जाएंगे। इसलिए मामला सियाचिन का है या मामला सुरक्षा का है, जियोपॉलिटिक्स का है, पाकिस्तान चाइना के नेक्सस का है। बात इतनी बड़ी नहीं है। और थोड़ा इसका विस्तार करके देखिए, सिंपल सा मामला ये है कि बहुत ऊंचाई पर है, सियाचिन का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। अब यही मामला बनता है कि आप किस बात को महत्व देंगे। अभी आप देख COP29 की बातचीत हो रही थी बाकू में। COP29 कह रहा है पर्यावरण की रक्षा करिए, पर्यावरण की रक्षा करिए। पर्यावरण की रक्षा की बात अगर देख लिया जाए, और देखिए यही बात है, नैतिकता की बात देखी जाए, पर्यावरण की बात देखी जाए, अर्थव्यवस्था की बात देखी जाए, मानवीय हितों की बात देखी जाए, सियाचिन में सेना नहीं रहनी चाहिए। सियाचिन में सेनाओं की तैनाती है। ध्यान सुनने की बात यह है, 86 के बाद सियाचिन में सेनाओं की तैनाती करनी पड़ी क्योंकि वहां सीमा विभाजित नहीं है। पाकिस्तान इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था। इतनी ऊंचाई पर सेना होना यह दुनिया का रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई पर कहीं सेनाएं नहीं है भारत पाकिस्तान के अलावा। अब इतनी ऊंचाई पर सेना है तो सेना के लिए सप्लाई लाइन बननी चाहिए। भाई सेना तैनात होगी तो उसके खाने पीने का इंतजाम होगा, सेना तैनात होगी उसकी एक्सरसाइज होगी, सेना तैनात होगी उनको खाना दिया जाएगा, सेना तैनात होगी तो निरंतर
हेलीकॉप्टर मूव करेंगे और सेना तैनात होगी तो पूरे पहाड़ों पे कचरे होंगे। तो स्वाभाविक रूप में ये दृष्टिकोण पर्यावरण के अनुकूल तो है ही नहीं है। सियाचिन को तो बिल्कुल नो मैंस लैंड घोषित कर देना चाहिए। पर्यावरण का मुद्दा तो ये है, क्योंकि हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है। जहां मानवीय आवागमन नहीं होना चाहिए वहां सेना की धमाचौकड़ी कैसे परमिटेड की जा सकती है। लेकिन फिर वही मुद्दा फंस गया, पर्यावरण को सुरक्षा देंगे या राष्ट्रीय हितों को। अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मामला बड़ा गंभीर है। यानी 12 से 13,000 फीट पे सैनिक तैनात करना, 12-13,000 फीट की ऊंचाई पर आप रहने कोई कंडीशन होती है क्या? बहुत ध्यान से देखने की बात है। जितने हिमाचल के ऊपर वाले एरिया है उसमें से इस समय अक्टूबर के बाद से लोग नीचे आ जाते हैं। आप उत्तराखंड में जाइए, रुद्रप्रयाग, चमोली, इसके ऊपर वाले सारे लोग चले आएंगे देहरादून, चले आएंगे हरिद्वार, या उसके पीछे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग तक चले आते हैं। इसका मतलब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे रहना अपने आप में बीमारी कारण है। इतने हाई एल्टीट्यूड पे आप रहेंगे, बीपी अपने आप बढ़ जाएगा, भूख नहीं लगेगी, बिना पीटी के डर के मन मचलाएगा। और इसलिए मतलब ऐसा कमाल का हमने डिप्लॉयमेंट कर रखा कि यहां सैनिकों को भेजने के लिए आपको पता है 1 महीने तक लगातार सैनिक धीरे धीरे चलता रहता है, अचानक उसको ड्रॉप नहीं किया जाता। 1 महीने तक सैनिक चलता रहेगा। उन सैनिकों के लिए कपड़े लाए जाते हैं स्वीडन से, फिनलैंड से, डेनमार्क से, और वो कपड़े ऐसे होते हैं जो स्पेशली उन्हीं क्षेत्र में मिलते हैं। टेंट विदेशों से लाए जाते हैं। और वहां तो कंडीशन ऐसी है कि सियाचिन में आपने कभी नहीं देखा गोलीबारी हुई, बंदूक चलती ही नहीं है, बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। डीजे यानी वहां पे पानी गर्म किया जाएगा, उसी में एक बार बंदूक डाली जाएगी तब खटखुट खटखुट शुरू होगी। और हर तीसरे महीने न्यूज आती है कि कहीं बर्फीले तूफान आए, बर्फ का पूरा चट्टान गिर गया, सैनिक दबे। हाइपोथर्मिया की समस्या अलग है, तुरंत सैनिक बीमार होता है, हेलीकॉप्टर से उसको तुरंत लाद फांद के लाया जाता है लद्दाख। लद्दाख नहीं ठीक होता, सीधा वहां से रिफर किया जाता है चंडीगढ़। तो सवाल ये है, इतना ज्यादा खर्च हम सेनाओं को वहां कर रहे हैं, तो इतनी ऊंची जगह पे जहां मानवीय बस्ती रहने कोई मतलब ही नहीं है, जहां कभी हम रहेंगे ही नहीं, ऐसी जगह के लड़ क्यों रहे हैं? मतलब एक कहानी है, दो गंजे इस बात के लड़ रहे थे कंघी किसके पास रहेगी। बताओ, एक अजीब सी बात नहीं है? मतलब कमाल की बात है। एक बात देखो, अब यही दोस्तों, अब यही उदारवादी अप्रोच है। अरे लड़ना हो तो गरीबी से लड़ो, मच्छर से लड़ो, मलेरिया मलेरिया से लड़ो, अशिक्षा और अज्ञान से लड़ो। दक्षिण एशिया में समस्या क्या है? अदर सोच के देखिए बच्चों, पाकिस्तान ने क्या कह रखा है? पाकिस्तान कहता है कि समस्या क्या है? भारत है। समस्या भारत है, समस्या गरीबी है। समस्या गरीबी है या समस्या मच्छर और मलेरिया है? एक मच्छर पता नहीं क्या से क्या कर देता है। समस्या मच्छर, समस्या मच्छर है या दिल्ली का जानलेवा प्रदूषण है? अभी दिल्ली में भी AQI 1000 से ऊपर चला गया, और लाहौर में तो 1600 से ऊपर घूम रहा था। अब बताइए, समस्या, इस समस्या पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए एक समय आ गया है, अब यही देखिए, यही दो अलग अलग अप्रोच है। नैतिकता की बात करेंगे तो उत्तर और आएगा, उदारवादी अप्रोच लेंगे उत्तर और आएगा, यथार्थवादी सामरिक सुरक्षा के अलावा दूसरा कोई मुद्दा देखता ही नहीं। अन्यथा इतने ऊंचे भाग पे सेना की तैनाती कर देना, ये तो असंभव वाली बात है। और हेलीकॉप्टर जाएगा, सर्वे करता रहेगा, इनको 1-1 महीने तक की रोटी दे दी जाती है, क्योंकि वहां कोई चीज इतने भाई जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, 20, 30, 40 इस तरह के टेम्परेचर है, एवरेज स्नोफॉल 8 से 10 फीट होता है। तो आप देखिए सियाचिन में कभी आप देखिए जो सैनिक चलते हैं रस्सी से एक दूसरे को बांध के चलते हैं, क्योंकि ऊपर बर्फ पड़ी है तो नीचे आपको पता ही नहीं क्या है कि नीचे है। अब 1 फीट बर्फ पड़ी है, वो है खाई, और आपने पैर रखा, दंदना कर गए। तो कई बार ये होता है कि सारे के सारे चले जाते हैं, कई बार ये होता है कि वो बच जाते हैं। तो सवाल ये है मेरे दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर देश हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, जहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है, वो तो सेना भी नहीं रखते। और हम सेना रख नहीं रहे हैं, हिमालय पर जाके तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं।
होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखा दे। अब जरा देखिए क्या क्या झगड़े हो रहे हैं, जरा इधर देख लीजिए। ये झगड़ा है सरक्रिक का, सियाचिन सरक्रिक। कश्मीर का झगड़ा तो वही है। सियाचिन सरक्रिक का झगड़ा अभी भी भारत पाकिस्तान के बीच में गले की हड्डी है, और है बड़ी सिंपल सी बात। अब देखिए यहाँ वहां वहां पाकिस्तान कर रहा है सीधी लाइन, हम करें टेढ़ी लाइन, यही तो मुद्दा है यहाँ पे। अब सरक्रिक सरक्रिक दुनिया में इतना डिफिकल्ट टेरेन है जहां यही नहीं तय है कि मैदान है या जली भाग है या दलदली भाग है या समुद्री भाग है या मैदानी, यही यानी ऐसा दुनिया में बड़ा डिफिकल्ट कंडीशन है जहां पे यही नहीं तय हो पाए कि जमीन का नेचर क्या है। क्योंकि कभी आप गुजरात के इन क्षेत्रों में जाइए तो जहां दलदली क्षेत्र है, अगर आप हाई टाइड के दिन जा रहे हैं तो पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ मिलेगा। और कितनी कठिनाई है, अगर आप हाई टाइड के समय जा रहे हैं तो आपकी नाव बिल्कुल किनारे तक चली आएगी, और पता चला अगले दिन समुद्र जाके 2 किलोमीटर पीछे खिसक गया, आपकी नाव जमीन पर आ गई। अब खिसका कैसे ले जाएंगे उधर? यही तो है ना कि नेविगेशन एरिया है, सूखा एरिया है, समुद्री एरिया है, और ऐसा क्षेत्र है दलदली। इसका मतलब है कि पानी भले ना हो लेकिन वो चलने लायक नहीं है, जो चलेगा वो धंस जाएगा। और कहीं पे कटे फटे है, कहीं पे थोड़ा सा ऊंचा रहेगा नीचा रहेगा, कहीं पानी है कहीं जमीन है। ऐसे क्षेत्र में सीमा रेखा निर्धारित करना बड़ा ही मुश्किल है। यानी दोनों क्षेत्र में सीमा रेखा नहीं निर्धारित कर पाई, और यहाँ तो रेडिकल लाइन भी खींची नहीं जा पाई। जब भारत पाकिस्तान के बीच में रेडिकल लाइन खींची जा रही थी तो अब ये हुआ कि भारत कहता है कि सर्क्रिक किधर होना चाहिए, ये जो रेड लाइट है बीचों बीच रेखा है। भाई समुद्री झगड़ा है तो बीचों बीच रेखा खींच दीजिए, यही समुद्री कानून है। पाकिस्तान का रना भाई 1950 के मैप में हमने हरी रेखा खींची थी, तो भाई 1925 रहा क्या? 1925 में इधर था मुंबई प्रोविंस। अरे मुंबई से अलग होकर गुजरात बना 1960 में। उसके पहले मुंबई था, उधर सिंध था। तो पाकिस्तान कह रहा है कि मुंबई सिंध के बीच में समझौता 1925 में हो चुका है, लेकिन मामला केवल हरी और नीली का है, कुछ और भी है। क्या है? फिर वही जियोपॉलिटिक्स, अविश्वास, पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति, दोनों देशों के बीच में चल रहे तमाम विवाद। इसीलिए पानी का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, ये सब झगड़ा नहीं होता। झगड़ा किसका है? भू राजनीति का। झगड़ा किसका है? पावर पॉलिटिक्स का। झगड़ा किसका है? अविश्वास का। आपके किस पड़ोसी के साथ विवाद है? अगर पड़ोसी के साथ संबंध बड़े अच्छे हैं तो जमीन का विवाद होता हुआ भी हल हो जाएगा। बस इतनी बात है। यहाँ पे चाइना नहीं है, सियाचिन में चाइना भी है। अगर दोनों की जियो पॉलिटिक्स देखी जाए, यहाँ चाइना नहीं है लेकिन ये सीधे हिंद महासागर के पास है, ये हरामी नाले के पास है। यहीं पे, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे एक ऐसा नाला है जहां से तमाम तस्कर प्रवेश करते हैं। 2008 का मुंबई आतंकी हमला करने वाले लोग इसी हरामी नाले से आए थे। अरे ओ माय गॉड, यहाँ इतना डिफिकल्ट कंडीशन है। आपका सर्करी के क्षेत्र में आप जाइए, बीएसएफ ने अलग किस्म के पेट्रोलिंग व्हीकल बना रखे हैं। बीएसएफ ने ऐसा व्हीकल बना रखा है, एम्फीबियस व्हीकल, जो तैर भी सकता है, जमीन पे चल भी सकता है। क्योंकि कहाँ कब जमीन मिल जाए, कहाँ कब सूखा मिल जाए, कहाँ पानी मिल जाए, पता नहीं चलता। और यहाँ पे बीएसएफ की पेट्रोलिंग होती है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है, पेट्रोलिंग करेंगे तो यहाँ से चिड़िया भी नहीं दिखती, क्योंकि पानी पीने लायक ही नहीं है। पानी खारा है, नीचे से पानी मिल नहीं सकता, वो भी खारा है।
यहाँ पे सेना की तैनाती भी अपने आप में सबसे डिफिकल्ट काम है। इसके बावजूद बीएसएफ की पेट्रोलिंग होती रहती है। बीएसएफ की पेट्रोलिंग इसलिए होती है कि यहाँ पे मछुआरे ना आने पाए, मछुआरों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र की मछलियों का बड़ा आकर्षण है। कभी कभी चोरी छुपे मछुआरे कुछ आ जाते हैं। मछुआरों को प्रतिबंधित कर दिया गया 2008 के बाद, क्योंकि मुंबई पर जिन लोगों ने आतंकी हमला किया, माना जाता है कि उनका प्रवेश यहीं से हुआ था। तो आज की डेट में समुद्री सुरक्षा का मामला अलग है, तो हिमालय में चाइना फैक्टर आ जाता है, यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी का मामला आ जाता है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो विवाद इतना सिंपल है कि इधर इधर का उधर लाइन कर रहा है। इतने सिंपल विवाद को हम हल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? दो चालें लिख लीजिए इसी में, तो दोनों साथ लिख लीजिए, सियाचिन और सर क्रीक, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। हेडिंग क्या आपने लिखा था? सियाचिन विवाद और सर क्रीक, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। क्योंकि दोनों का मामला तो, मुद्दा तो एक ही है, बस जगहें अलग अलग है, मुद्दा तो एक ही है। सियाचिन और सर क्रीक। पहला पॉइंट, पहला हो चुका था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, यह संयोग जो भी हुआ हो उसके आगे लिखिए, यह केवल संयोग का विषय नहीं है, यह संयोग का विषय नहीं है कि भारत का किसी बच्चे ने कितना भोला भाला सवाल पूछा है कि भारत कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानने पर आपत्ति क्यों करता है। मतलब कमाल की बात है, मेरे पार्टनर पे कोई दावा करे और मैं आपत्ति नहीं करूंगा, कमाल की बात है। अरे ओ माय गॉड, मैं चलता रहूं, पीछे से मुझे कोई खोच दे, आपत्ति नहीं करूंगा। अरे ये पाकिस्तान इसे विवादित मानने का प्रयास कर रहा है या अपना बताने का प्रयास कर रहा है? कमाल के भोले भाले आदमी हो यार, नैतिकता का प्रभाव पीछे करो थोड़ा। कौन से एसी बंद करवाना है? अब लिख लो मेरे बच्चों, लिख लो। क्या लिखा आपने? यह संयोग का विषय नहीं है कि भारत का भारत का पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, समुद्री विवाद, सीमा विवाद, समुद्री विवाद, जल विवाद, जो आगे जल विवाद आगे अलग से बता देंगे, जल विवाद बने हुए हैं। क्योंकि क्योंकि इन विवादों के पीछे का मूल मुद्दा इन विवादों के पीछे का मूल मुद्दा पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति, पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति और दोनों देशों के बीच विद्यमान गहरे अविश्वास है।
पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति और दोनों देशों के बीच विद्यमान गहरे अविश्वास हैं। अगला पॉइंट, दोनों विवादों का भू राजनीतिक महत्व भी है। भू राजनीतिक अंडरलाइन जियोपॉलिटिकल। दोनों विवादों का भू राजनीतिक महत्व भी है। दोनों विवादों का भू राजनीतिक महत्व भी है। सियाचिन, सियाचिन का भू राजनीतिक महत्व निम्नलिखित है। सियाचिन का भू राजनीतिक महत्व निम्नलिखित है। सियाचिन का भू राजनीतिक महत्व निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा चीन नियंत्रित अक्साई चीन के बीच स्थित, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके तथा चीन नियंत्रित अक्साई चीन के बीच स्थित अक्साई चीन के बीच स्थित एक अत्यधिक ऊंचा ग्लेशियर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 12,000 फीट से 16,000 फीट के बीच है। जिसकी ऊंचाई लगभग 12,000 फीट से 16,000 फीट के बीच है। इस ऊंचाई का महत्व ऐसे समझिए, अगर आप कभी केदारनाथ जाते हैं तो वहां की ऊंचाई 12,000 फीट है। शिमला जाते हैं तो वहां की ऊंचाई लगभग 6,000 फीट है। और शिमला से जस्ट डबल। चमोली जाते हैं, चमोली और केदारनाथ की हाइट लगभग बराबर है, 12,000 फीट की। यानी 12,000 से शुरुआत होती है और 16,000 फीट तक ऊंचाई आती है। तो इतना ऊंचा क्षेत्र अपने आप में जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है, तब जब दोनों तरफ आपके दुश्मन बैठे हो, बीच में आप बैठे हुए हैं। दूसरा पॉइंट, सियाचिन, सियाचिन के निकट काराकोरम राजमार्ग है या काराकोरम दर्रा है। सियाचिन के निकट ही काराकोरम दर्रा है। तीसरा पॉइंट, यदि सियाचिन पर पाकिस्तान का नियंत्रण होता है यदि सियाचिन पर पाकिस्तान का नियंत्रण हो जाता है तो काराकोरम दर्रे होकर चीन पाकिस्तान तो काराकोरम दर्रे होकर चीन और पाकिस्तान के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित होगा। काराकोरम दर्रे होकर चीन और पाकिस्तान के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित होगा। सीधा सड़क संपर्क स्थापित होगा, जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त चुनौती होगी। भारतीय सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त चुनौती होगी।
जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त चुनौती होगी। और अब पर्यावरण का मामला तो अलग ही है। नुब्रा नदी, लद्दाख वैली में बहने वाली नुब्रा नदी, वो सियाचिन से होती है। सियाचिन दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इन्हें सियाचिन को ऐसा मानिए, दुनिया में आजकल पर्यावरण की जो रक्षा की बात हो रही है उसमें एक शब्द है ग्लोबल कॉमन्स। पर्यावरण के विवाद में एक शब्द आता है हमेशा ग्लोबल कॉमन्स। जब हम ग्लोबल कॉमन शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हम ग्लोबल कॉमन शब्द का प्रयोग करते हैं, अब लोग कहते हैं मानवता की साझी धरोहर सियाचिन है, खुला समुद्र है, खुले आसमान है, ब्राजील के या लैटिन अमेरिका के जो फॉरेस्ट है, इनका महत्व, अमेजॉन के जंगल हैं, इनका महत्व पूरी दुनिया के लिए है। ये मानवता की वेल है, मानवता की साझी धरोहर है। इसलिए दुनिया के ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिनका बिगड़ना पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। लेकिन अब फिर वही बात है कि वैश्विक सरोकार का महत्व ज्यादा होगा या राष्ट्रीय हितों का? अगर वैश्विक सरोकार का महत्व ज्यादा होता फिर तो वॉर रुक जाता। जो जो रसिया और यूक्रेन के बीच में मारामारी चल रही है, उससे पर्यावरण का जबरदस्त प्रदूषण हो रहा है। लेकिन दुनिया में अभी भी यही बात है कि जिसे कहते हैं, आपने इथिक्स फोर्थ पेपर में आप जाके देखिए, उससे आप लिखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नैतिक मुद्दे, वो नैतिक मुद्दे क्या है? पर्यावरण, मानवाधिकार, महिला का मुद्दा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विचार। ये 4 मेजर नैतिक मुद्दे हैं जो हमेशा फेल हो जाते हैं। इसे COP29 की वार्ता कभी आगे बढ़ नहीं पाती। क्यों? COP29 कह रहा है ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रोकिए, और रसिया ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रोकेगा तो उसकी पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। भाई जो तेल ही बेचता है वो क्या सोचेगा? अब आप कह रहे हैं ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रोकिए, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन आप रोकिए, तो पश्चिम एशिया के देश जो तेल ही बेचने पर निर्भर है वो क्यों चाहेंगे हमारा तेल बंद हो जाए? इतना आसान मामला नहीं है कि पर्यावरण की रक्षा कर लिया जाए। तो पर्यावरण की रक्षा करिए, दिल्ली के सारे वाहन को ईवी में चेंज कर दीजिए। लेकिन सवाल है उस वाहन को चार्जिंग स्टेशन कहाँ से मिलेगा, खरीदने वाले कहाँ से मिलेंगे? और विकासशील देशों में तो जब हम गांव के किसी व्यक्ति को देखिए 10-20 साल कमाता है, किसी तरीके से पैसा जुटाएगा 10-20 हजार रुपए, तो वो 4th-5th हैंड कोई गाड़ी मिलेगी 20 साल के बाद वो ले जाएगा। और इस समय शादी ब्याह के समय बड़ा डेंजरस माहौल होता है, वही वाहन लेके निकलता है वो। ना वाहन ठीक है ना चलाने वाला ठीक है। उसके बाद जो आगे पीछे चल रहा है वो अपना देख के चले। और ऐसी ही वाहन में सारी बारात ठूस के जाती है। तो ना तो बारात का भविष्य सुरक्षित है और ना वाहन का। भारत ना गरीब देश है, और हमारे यहाँ तो लोग जानते भी हैं, विदेशों में कार चलने के लिए सिक्योरिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड चाहिए कि भाई पहले क्रैश टेस्ट कराओ। हमारा एक ही बार क्रैश होता है, उसी में टेस्ट हो जाता है मामला। अरे भाई वैसे भी जीवन तो परमानेंट है नहीं, तो पैदल क्रैश हो जाए इससे अच्छा कार में बैठ के क्रैश हो। तो ये सब पर्यावरण वाले की बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारे लिए सूट हो नहीं पाती। कौन सबसे पहले आता है? राष्ट्रीय हित। क्या लिखा आपने अगले पैराग्राफ से? सरक्रीक, अगले पैराग्राफ से, सरक्रीक का भू राजनीतिक महत्व भी, सरक्रीक का भू राजनीतिक महत्व भी अत्यधिक निर्णायक है। सरक्रीक का भू राजनीतिक महत्व भी अत्यधिक निर्णायक है। भू राजनीतिक महत्व भी अत्यधिक निर्णायक है क्योंकि पॉइंट नंबर 1, इस क्षेत्र से होकर नशीली दवाओं की अवैध तस्करी, हथियारों की अवैध तस्करी, इस क्षेत्र से होकर नशीली दवाओं की अवैध तस्करी, हथियारों की अवैध तस्करी सियाचिन में संभव नहीं है, क्योंकि कौन तस्कर जाएगा हिमालय चढ़ने?
नस्ली दवाओं की अवैध तस्करी और हथियारों की अवैध तस्करी होती है। नस्ली दवाओं की अवैध तस्करी और हथियारों की अवैध तस्करी होती है। दूसरा पॉइंट, समुद्री सुरक्षा हेतु समुद्री सुरक्षा हेतु इसका निर्णायक महत्व है। समुद्री सुरक्षा हेतु इसका निर्णायक महत्व है क्योंकि क्योंकि मुंबई आतंकी हमले के लिए क्योंकि मुंबई आतंकी हमले के लिए सरकरी क्षेत्र के द्वारा ही घुसपैठ की गई थी। मुंबई आतंकी हमले के लिए सरकरी क्षेत्र के द्वारा ही घुसपैठ की गई थी। अगला पॉइंट, इस क्षेत्र के विवादित होने के कारण इस क्षेत्र के विवादित होने के कारण इस क्षेत्र के विवादित होने के कारण मछुआरों के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध आरोपित है। इस क्षेत्र के विवादित होने के कारण मछुआरों के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध आरोपित है। मछुआरों के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध आरोपित है तथा क्षेत्र में गैस और तेल के उत्खनन के लिए भी तथा क्षेत्र में तेल और गैस के उत्खनन के लिए भी कोई परियोजना आरंभ नहीं हो पा रही है। इस क्षेत्र में तेल और गैस के उत्खनन के लिए भी कोई परियोजना आरंभ नहीं हो पा रही है। कोई परियोजना आरंभ नहीं हो पा रही है। आपको हम याद दिला दें, ये चैलेंज आ रहा है कि सर्किट के विवाद न होने से। अब माना जाता है कि सर्किट का एरिया तेल का एरिया है, गैस का एरिया है, जहाँ तेल गैस की प्रचुर संभावना है कि यहाँ विद्यमान होंगे, लेकिन क्यों खुदाई नहीं हो पा रही है? क्योंकि एरिया डिस्प्यूटेड है। सुरक्षा क्यों नहीं बनाई जा पा रही है? मछली, जरा सोच के देखिए, माना जाता है सर्किट एरिया की मछली दुनिया की सबसे बेहतरीन मछलियों में एक है, लेकिन मछली पकड़ना प्रतिबंधित है। क्यों? डिवाइडेड नहीं है। दोनों को बराबर के नुकसान हो रहे हैं, बराबर के नुकसान दोनों को हो रहे हैं। बाकी कांडला पत्तन इधर से ही है। कराची पोर्ट, अब समुद्री सुरक्षा का महत्व इतना ही देखिए, जब 1971 का वार हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो भारत ने कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया था। ये समुद्री सुरक्षा का महत्व है। भारत ने कराची पोर्ट को ब्लॉक किया था, इस वजह से भारत को युद्ध में सफलता मिली थी। इसी संदर्भ में ग्वादर पत्तन का महत्व आप समझिए। भविष्य में कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वार हुआ तो आप याद रखिए, चाइना उसमें तीसरा फैक्टर जरूर होगा। अब आप ऐसे देख लीजिए, अगर भविष्य में भारत चीन के बीच वार हुआ और चीन ने ही पाकिस्तान से होकर सड़क बनाई है, पीओके से होकर सड़क तो चाइना ने ही बनाई है। अब जब वार होगा तो स्वाभाविक रूप में सड़क भी उस वार में आएगी। तो अगर भारत के द्वारा, अगर उस, कहने का ये मतलब नहीं कि मैं वार को प्रोत्साहित कर रहा हूं, और डिप्लोमेसी में वार पहला ऑप्शन होता ही नहीं, लेकिन वार की संभावना को भी इनकार भी नहीं किया जाता है, याद रखिए। हमेशा हमेशा हम उसके लिए तैयार रहते हैं, वार करते नहीं, लेकिन वार को हम टाल नहीं सकते। तो मान लीजिए कल के लिए चाइना ने सड़क बना रखी है, चाइना सारे अधिकारियों को वहां पे तैनात कर रखा है, चाइना सारे वहां पे इन्वेस्टमेंट का प्लान को लेकर आ रहा है, तो कल के लिए इंडिया उस प्रोजेक्ट पे अटैक करेगा तो अटैक पाकिस्तान पे होगा या चाइना पे होगा?
इस वजह से मामले बन जाते हैं। तो जब कराची पोर्ट को तुमने ब्लॉक कर दिया था, ग्वादर पोर्ट को कैसे ब्लॉक कर पाएंगे? और ग्वादर किसके द्वारा बनाया जा रहा है? चाइना के द्वारा। इसे हर चीज के सामरिक महत्व अलग अलग आ जाते हैं। तो कुल मिला के सर क्रीक और सियाचिन दोनों के थोड़े थोड़े जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एक है, लेकिन फैक्टर एक ही है, चाइना और पाकिस्तान। तो कुल मिला के वहाँ भी पाकिस्तान यही कहता है कि भारत देखो हमारा विनाश कर देना चाहता है, भारत देखो हमारा हिस्सा नहीं दे रहा है। मैं पाकिस्तान तो यही थ्योरी लेकर आगे बढ़ता है, देखो भारत हमारा हिस्सा नहीं दे रहा है, भारत दादागिरी कर रहा है। इनके माध्यम से यही प्रोजेक्ट करता रहता है। लेकिन विवाद हल कैसे किया जाए? सियाचिन के मामले में तो बात सीधी है। सियाचिन के मामले में इंटरनेशनल लॉ लगने की कोई संभावना नहीं है। जमीन के झगड़े के लिए दुनिया में कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, गिव एंड टेक का प्रिंसिपल है। सियाचिन का झगड़ा हल करने के लिए, देखिए सियाचिन के झगड़े के दो ऑप्शन है। सियाचिन के झगड़े का कॉस्ट अलग किस्म का है, इधर के झगड़े कॉस्ट अलग किस्म का है। कॉस्ट बेनिफिट, जब आप कोई काम करते हो उसमें कीमत लगती है तो फायदे होते हैं। तैयारी कर रहे हैं, कॉस्ट लगा रहे हैं। बताओ, जवानी कितने क्रीम समय। मेरे बच्चों, ये जवानी जहां आपने हाथ लगा दिया वो क्षेत्र उखड़ जाएगा। 10-20 साल बाद ये संभव नहीं हो पाएगा। जो जोश है, अब ये हमेशा रहता है क्या? समय का तो बड़ा महत्व है। इसीलिए मेरे बच्चों, दोनों के थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो आप अगर सियाचिन की बात आप देखोगे, सियाचिन का झगड़ा गिव एंड टेक के प्रिंसिपल से हल होगा कि भाई थोड़ा सा आगे पीछे हो ले, 2-4 किलोमीटर का इधर उधर कर ले। लेकिन भारत भी पीछे होने को तैयार नहीं, भारत बड़ी शक्ति है। इसका इसका कॉस्ट अलग किस्म का है। वहां पे सियाचिन पे कॉस्ट क्या हो रहा है? लोग मर रहे हैं, हाइपोथर्मिया हो रही है, सैनिक एवलांचेस आ रहे हैं। इसका कॉस्ट क्या हो, ना हम मछली पकड़ पा रहे हैं, ना तेल गैस निकाल पा रहे हैं। इसका भी कॉस्ट है कि पेट्रोलिंग में बीएसएफ को बड़ा खर्च करना पड़ता है। और मामला तो ऐसा है, यहाँ भाई भारत का कोस्टल एरिया इतना बड़ा है कि बीएसएफ उसको पर्याप्त रूप में पेट्रोल नहीं कर पाती। कई बार ऐसा होता है सर क्रीक में, अब पता है कोई तस्कर भाग रहा है। अब भाग रहा है दलदली क्षेत्र से भाग रहा है। दलदली क्षेत्र से भागेगा तो वो भी फंसेगा और जिसके पीछे जो जाएगा वही फंसेगा। और कई बार कहीं ऊंचा दिख जाए, कहीं दलदली क्षेत्र है, कहीं पानी क्षेत्र है। तो बीएसएफ ने पेट्रोलिंग के अपने व्हीकल बना रखे हैं, लेकिन है बड़ा डिफिकल्ट काम। ये बहुत डिफिकल्ट, तो यहाँ कॉस्ट अलग है, वहाँ कॉस्ट अलग है। दोनों के हम कॉस्ट दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कॉस्ट ज़्यादा है या बेनिफिट ज़्यादा है। इसी कैलकुलेशन पे हमने लगा रखा है। और यहाँ यहाँ का झगड़ा के लिए हम क्या हमें फार्मूला दिया है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र संघ समुद्री कानून के हिसाब से झगड़ा हल कर लिया जाए और रेखा बीचों बीच खींच दी जाए। पाकिस्तान का रहना, इसे भूगोलवेत्ता थे प्रोफेसर थालवे। तो थालवे का सिद्धांत भी कहा जाता है, भारत ने कहा बीचों बीच खींच लो। भाई 12 नॉटिकल मील कोई मामला अगर नहीं तय हो रहा है, और आप जानते हैं जब तक ये समुद्री विवाद हल नहीं होगा तब तक ये नहीं तय होगा किसकी संप्रभुता कहाँ है। जब तक ये तय नहीं होगा संप्रभुता कहाँ, ये तय नहीं होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ है। तो जब ये तय नहीं है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ है, तो ओएनजीसी कहाँ खुदाई करेगी? वो दोनों मामला फंसेगा। इसलिए ये मामला हल हो सकता है संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून से। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है? ना भाई, यहाँ समुद्री कानून लागू नहीं हो सकता था। हमने कहा क्यों? पाकिस्तान का ये समुद्री क्षेत्र है ही नहीं, तो हमें कौन सा क्षेत्र है? का जमीन है। हमने कहा आना पूर्णिमा के दिन तुमको दिखाएंगे, हाई टाइड के दिन दिखाएंगे। उसने कहा उस दिन मैं नहीं आऊंगा। तो पाकिस्तान कहता है समुद्री क्षेत्र है ही नहीं है, इसलिए अनक्लॉज लागू नहीं होगा। सियाचिन पर अनक्लॉज लागू होने का सवाल नहीं पैदा होता, जमीनी झगड़ा है। लेकिन यहाँ यही नहीं तय है कि समुद्र है या जमीन है। अब आप जरा सोच के देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई जानते हैं किस किस्म की है? बच्चे, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे पास हर चीज का समाधान है, लेकिन समाधान होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा मेरा है, आपका भी मेरा है। ये समस्या है, समाधान थोड़ी होगा कभी। आगे लिख लीजिए, अगले पे। एसी बंद करवा दूं? मैंने कहा तो एसी बंद करवाने के लिए।
अच्छा, अभी अभी कम करवा देंगे, चलिए। इसका कम करवाना है। याद रखो, ये सियाचिन है, ये सियाचिन है, कोने वाला एरिया सर क्रीक है। तो मेरे बच्चों, सियाचिन के नीचे वही बैठे जो फिजिकली स्ट्रांग हो और स्वेटर वगैरह पहन के आया हो। बाकी उधर, ये जैसलमेर है, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा बैठने में भी बच्चे ध्यान रखें कि कौन कितना कपड़ा पहन के आया है और क्या खा के आया है। अगर दो चार समोसा और मिर्ची दबा के आया हो सुबह सुबह, तो सियाचिन नीचे बैठना ठीक होगा। फिर भी मैं कम करा दे रहा हूँ। क्या कम करवाना है बताओ? सियाचिन को ठंडा करवाना है या क्या? इसलिए देखो, अब कई कई बच्चे होते हैं सुबह दौड़ भाग के आते हैं। अब सुबह दौड़ भाग के आते हैं, गर्मी लग रही होगी, अब कई रजाई से निकले, कूद के क्लास में पहुंच गए। तो ये सभी फर्क होता है। क्या लिखा आपने? हाँ, अगले पैराग्राफ से, अगले पैराग्राफ से। अगला पैराग्राफ, सियाचिन। अगले पॉइंट, अगले पैराग्राफ से पॉइंट है, सियाचिन पर सीमा विवाद हल करने से पहले सियाचिन पर सीमा विवाद हल करने से पहले इस क्षेत्र को विसैन्यकृत करने की आवश्यकता है। सियाचिन में सीमा विवाद हल करने से पहले इस क्षेत्र को विसैन्यकृत, डीमिलिटराइज, विसैन्यकृत करने की आवश्यकता है। विसैन्यकृत की आवश्यकता है और जोन ऑफ पीस के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया जाए। जल्दी में करवा रहा हूं, चंद्र। जोन ऑफ पीस के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया जाए। जोन ऑफ पीस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए और परस्पर विचार विमर्श से परस्पर विचार विमर्श से भविष्य में सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। परस्पर विचार विमर्श से भविष्य में सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। जबकि सरक्रीक के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ सरक्रीक के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र संघ समुद्री कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र संघ समुद्री कन्वेंशन का प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ समुद्री कन्वेंशन का प्रयोग करके सरक्रीक का विभाजन बीचों बीच किया जा सकता है। बीचों बीच मतलब आधा आधा। संयुक्त राष्ट्र संघ समुद्री कानून का प्रयोग करके इसे बीचों बीच विभाजित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ समुद्री कानून का प्रयोग करके इसे बीचों बीच विभाजित किया जा सकता है।
अगला पॉइंट, पाकिस्तान के द्वारा वर्ष 1999 में पाकिस्तान के द्वारा वर्ष 1999 में वर्ष 1999 में कारगिल कारगिल क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। कारगिल क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। कारगिल क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, इसलिए भारत पाकिस्तान पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भारत पाकिस्तान पर भरोसा करने के लिए तैयार रही है और सियाचिन क्षेत्र में विसैन्यीकरण पर भी विचार नहीं कर रहा है। सियाचिन क्षेत्र में विसैन्यीकरण पर विचार नहीं कर रहा है। सियाचिन क्षेत्र में विसैन्यीकरण पर विचार नहीं कर रहा है क्योंकि सुरक्षा और सामरिक हितों को पर्यावरणीय मानकों से सदैव ज्यादा महत्व दिया जाता है। सुरक्षा और सामरिक हितों को पर्यावरणीय मानकों से सदैव ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब जरा सोच के देखिए, इंडिया कारगिल क्षेत्र से क्यों, इंडिया सियाचिन क्षेत्र से क्यों अपने सैनिक डिमिलिटराइज नहीं करना चाहता? क्योंकि भारत ने उसे बहुत बड़ा पैसा खर्च किया है सप्लाई लाइन मेंटेन करने के लिए। आप याद रखिए, जहां भी हम सैनिकों की तैनाती करते हैं, सैनिकों की तैनाती एक दिन काम नहीं होता। सैनिकों की तैनाती का मतलब है कि वहां फिर हेलीकॉप्टर के लैंडिंग पैड बनेंगे, वहां फिर सेना के बैरक बनेंगे, प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे, तो और वहां खाने का इंतजाम होगा, ईंधन का इंतजाम किया जाएगा। इस वजह से इसे कहते हैं सप्लाई लाइन मेंटेन करना। उस सप्लाई लाइन मेंटेन करने पर भारत ने पहले से ही बड़े पैसे खर्च किए हैं। तो आज की डेट में भारत वहां से वापसी का विचार नहीं कर रहा है। और जिस समय चाइना के साथ कंटिन्यूस विवाद बना हुआ है, ये पूरा एरिया है जहां चाइना के साथ कंटिन्यूस विवाद है, और पहली बार हमें लगा कि सियाचिन पे सैनिकों की तैनाती भारत चीन सीमा पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम आई है। भारत चीन सीमा पर जब तनातनी बढ़ी, तो जब चीन ने अपने साइड के सैनिकों को, भारत चीन तो हम अलग से देखेंगे, चीन ने जैसे अपने साइड के सैनिकों को तैनात किया, चीनी सैनिक बड़े परेशान हो गए। उनका बहुत ठंडी लग रही है भाई, इतने ऐसे क्षेत्र में हमें डिप्लॉयमेंट मत करो। और इधर इधर भारतीय सैनिकों का जय भवानी। एक बात आप याद रखिए, दुनिया, भारत की आर्मी दुनिया की सबसे प्रभावशाली आर्मी में एक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, ये मेरा कहना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट ऐसी है कि दुनिया का कोई भी सैनिक जब लड़ने जाता है तो सब, अगर अगला सैनिक है, पीछे का 4 सैनिक खिसक गया, वो सीधा बंदूक रख के चलाएगा।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक बार अगर सैनिक आगे बढ़ गया, वो पीछे हटना नहीं जानता, क्योंकि बचपन से उसके नाम बहादुरी वाले हैं, शैतान सिंह, तूफान सिंह। तो जब वो हटने का प्रयास करता है, उसको नाम याद आ जाता है। यानी आपने बात देखी होगी, कैप्टन विक्रम बत्रा ने अकेले दम पे, ऐसा दुनिया में कोई फौजी लड़ाई नहीं करता भाई। फौजी के लड़ने का सिद्धांत होता है, जब उसके पीछे सप्लाई लाइन है तभी वो आगे बढ़ता है। भाई अकेले दम के क्या करेगा? हमारे लिए बात अलग है। इसी ये यहाँ पे एक जगह का अनुभव हमें दूसरी जगह काम आया है। चाइना के बैकफुट पे जाने का वो भी कारण है कि चाइना चाइना के सैनिकों को जहाँ ठंडी लग रही थी, वहां हमारे सैनिक बैठ के धनाधन नारे दिए जा रहे थे। भारत ने कहा और लगाओ सैनिक, और फिर चीन को पीछे हटना पड़ा। अब जरा सोच के देखिए, अब पाकिस्तान पर भरोसा करना क्यों मुश्किल है? मैं कहानी आपको बता दूं, इसके पीछे कहानी ये है, और ये सियाचिन जुड़ी हुई है, सियाचिन कारगिल जुड़ी हुई घटना। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए। अब जब वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए, कविता वविता गाते ही थे, और जितना वाजपेयी ने पाकिस्तान से शांति का प्रयास किया 90 के बाद, नेहरू के बाद किसी ने पाकिस्तान के साथ साथ शांति के लिए इतना प्रयास नहीं किया था जितना वाजपेयी ने किया। एक ने एक कोई मामला लगाते रहे। अब वाजपेयी ने एक नया आइडिया निकाला, उन्हें पाकिस्तान में जाऊंगा। तो लोग कहें जाओगे तो कौन सी बड़ी बात है? उनका नहीं, बस से जाऊंगा। अच्छा, खास बात है, अमृतसर से लाहौर की दूरी महज 22 किलोमीटर है। मामला तो यह है कि अमृतसर से आप छोले भटूरे बनाइए तो सुगंध जाती है कराची तक। अरे अमृतसर से लाहौर की दूरी इतनी इतनी तो है, कराची थोड़ा और पीछे है। अमृतसर से आप कोई बाइनेकुलर लेकर खड़े हो जाइए, पूरा कराची का मार्केट दिखता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल पास ही पास है। तो इतनी 22 किलोमीटर के लिए एयरक्राफ्ट से जाना, और नई दिल्ली से कोई अगर लाहौर जाता है एयरक्राफ्ट से जाता है, लाहौर में मीनार पाकिस्तान है। तो वाजपेयी ने कहा मैं बस से जाऊंगा। बस से जाने का मैसेज ये था कि जनता जुड़ेगी, जनता सोचेगी, दोनों देश में अमन की शांति। मीडिया ने खूब हाइप किया। मीडिया बिलावजह कोई हाइप करती है, मीडिया के हाइप से कोई बात बनती नहीं है। और मीडिया ने ऐसा देखा कि अब तो भारत पाकिस्तान के बीच शांति आ जाएगी। जो आईआर का एक्सपर्ट था उसको पता था ये सब केवल सिंबोलिज्म है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। इसे कई बार करंट अफेयर गड़बड़ा जाता है मामला। एक घटना को देखकर, अरे भारत पाकिस्तान के बाद कितनी बार ये हुआ है, एक बार थोड़ी हुआ है। लेकिन वो वाजपेयी जा रहे थे, और कई कहानियां मैं आपको बताऊंगा। उधर वाजपेयी जा रहे थे, उधर ये अमन की आशा, मीडिया बड़ी हाइप कर रही थी। और वाजपेयी गए और बाकायदा कविता गाते हुए, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। तो वाजपेयी से कहा मुझे कौन सा गीत गाते हो? उन्होंने कहा जंग न होने दूंगा, जंग नहीं होगी। और ये यात्रा उस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया। और जैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया। अब दोनों के पास परमाणु बम आ गया। जब दोनों के पास परमाणु बम आ गया तो अमेरिका ने कहा अब देखो, दो बंदर के हाथ में परमाणु बम है, अब ये लड़ेंगे आपस में। वाजपेयी ने तुरंत नवाज शरीफ को फोन किया, संयोग से उसमें प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। वाजपेयी ने नवाज शरीफ को फोन किया कि नवाज तुम बंदर हो? नवाज ने कहा कैसी बात कर रहे हो वाजपेयी जी? उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका कह रहा हम तुम दोनों बंदर हैं। नवाज ने कहा अरे अमेरिका कैसी तैसी, अमेरिका क्या कह सकता है हमारे बारे में? वाजपेयी ने कहा सुनो, ऐसा है, कुछ संदेश देना है। नवाज शरीफ ने कहा, और नवाज शरीफ जब जब पाकिस्तान में आए हैं, भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे हुए। जानते क्या कारण है? नवाज शरीफ के फैमिली के बिजनेस जिंदल परिवार के साथ है। जिंदल परिवार बिजनेसमैन है। अब देखो पॉलिटिक्स क्या है, अडानी अडानी अडानी। अरे मेरे बच्चे, मैं तो यही चाहता हूं, चाइना अफ्रीका में पोर्ट बनाए तो अच्छा है या अडानी बनाए तो अच्छा है? आप यकीन मानना, नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में होते, सेना ने रह नहीं दिया। सेना उनके बिजनेस में बाधा उत्पन्न कर रही थी। अब मान लीजिए कि देखो, मैं तो कहीं देखो, बिजनेसमैन का पॉलिटिक्स में आना कहाँ तक उचित है डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन एक एग्जांपल अब देखना, कई बार मैंने देखा है भाई, कोई बिजनेसमैन है वो पॉलिटिक्स में है तो वो कम से कम सरकार का पैसा नहीं खाता। जो फुक्कड़ आदमी पॉलिटिक्स में है वो जनता का भी पैसा खा जाता है। जो 5 करोड़ को मिलेगा सांसद के रूप में, वही पैसा खा जाएगा। जबकि जो बिजनेसमैन है वो सोचता है कि भाई उसका इंटरेस्ट बना रहे, उसको पावर मिलती रहे, जनता के पैसे से उसको मतलब, उतना पैसा उसके लिए मतलब ही नहीं रखता। इस वजह से
नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान ज़्यादा स्टेबल होता। जब वो नवाज शरीफ ने जब जब, और निर्वाचित सरकार भी थी, जब जब पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार रही है, भारत के साथ कुछ शांति के पैगाम आगे बढ़े हैं, लेकिन तब तक सेना उसको ड्रिल कर देती थी। और इधर दोनों लोग गए, नवाज शरीफ और बाह में बाह मिला। उसके बाद मीडिया हुई, मीनारे पाकिस्तान पे हाथ रख के वाजपेयी ने कहा कि हम पाकिस्तान को स्वतंत्र संपन्न देखते हैं, कि पाकिस्तान हमारा भाई है। और इधर वाजपेयी बस से वापस आ नहीं रहे हैं, तब तक पता चला कारगिल में पाकिस्तान बैठा हुआ है उधर। और उसी के साथ दो घटना हुई, नवाज शरीफ के पीछे से लंगोटी खींच लिया परवेज मुशर्रफ ने, सेना अधिकारी। नवाज शरीफ दुनिया के एकमात्र इकलौते एक ऐसे दुर्भाग्यशाली प्रधानमंत्री हैं, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो 3 बार निर्वाचित हुए हैं, तीनों बार सेना ने भगा दिया है। ऐसा रिकॉर्ड और किसी के पास नहीं है। अब इस बार शहबाज शरीफ को देख, पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं, भ्रष्टाचार, नवाज शरीफ भ्रष्ट है, नवाज शरीफ भ्रष्ट है। अब सवाल है, जो आदमी थोड़ा सा, अब देखिए राहुल गांधी के पास, अगर राहुल गांधी के पास दादा का पैसा है, भाई जिसके दादा ही प्रधानमंत्री रहे हो यार, उसके पास पैसा नहीं होगा उसके पास। अब ये कह देना राहुल गांधी भ्रष्ट है, ये कौन सी बात है? अब ठीक है, मेरे दादा के पास पैसा नहीं था तो मैं ईमानदार हूं क्या? कमाल की बात है। अब किसी के दादा के पास पैसा था तो उसको ब्लेम करना कहां तक ठीक है? तो ये सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ देखो भाई, इधर के पास कैसा पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा आया। और नवाज शरीफ भाग गए यूएई, पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो गया। रहा साहब बिजनेस नवाज शरीफ करते थे, वो भी खिसक लिए, मामला गड़बड़ाया। उधर से वाजपेयी की बस आ रही है और पता चला टायर पंचर हो गया बीच में। और टायर पंचर कैसे हुआ? कारगिल में तमाम लोग पाकिस्तान के सैनिक आ गए। और हकीकत की बात ये हुई, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, पाकिस्तान के सैनिक हमारी सीमा पार कर गए। 62 में हुआ तब तो ठीक था, वो भी हमारी खुफिया एजेंसी नहीं समझ पाई। 99 में हमारी सीमा पार कर गए पाकिस्तान के सैनिक। इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, MI को पता ही नहीं चला ऐसा। ये इंटेलिजेंस का फेलियर था। उसके बाद और पता किसको चला? चरवाहे को। चरवाहा अपना याक चरा रहा था और चरवाहे ने तुरंत ऐसे दूरबीन निकाला कि हमारा याक गुम कहाँ हो गया है। और चरवाहे ने जैसे बाइनोकुलर जैसे देखा, ऊपर तैनात बंकर उनको लोग बना रहे हैं। उसने नीचे के सैनिक अधिकारियों से बताया कि आप लोग तो नीचे हो, ऊपर बंकर कौन बना रहा है? कहीं कौन बना रहा है? जब उन्होंने देखा तो होश भागते हो गए। इसका मतलब है प्लान क्या था? ये है श्रीनगर से कारगिल का हाईवे, जो इस समय बंद हो जाता है। इसलिए आप जाके देखिएगा, 5 साल के बाद कश्मीर में 12 महीने आप आ जा सकते हैं। अब ये संभव नहीं है। यहीं पे यहाँ पे श्रीनगर और कारगिल के बीच में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग लगभग बनने को तैयार है। अभी 10वीं सुरंग। अरे मेरे बच्चों, मनाली से आप जाओ तो पता चला कि अक्टूबर के बाद जा ही नहीं सकते। अटल टनल इधर बनी, उसके बाद मनाली से सीधा कारगिल पहुंचो 4 घंटे में, धनाधन डंडा के। नहीं पता चला मनाली से कारगिल जाना हो 24 घंटे में ढेचू 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 चले जा रहे हो। अक्टूबर के बाद तो जाना संभव नहीं था। अब बताओ, ये सब सुरक्षा में लापरवाहियां नहीं है? अरे मेरे बच्चों, ऐसा भूभाग जिसमें आप पहुंचे ही नहीं पाते 6 महीने, ये कोई बात होती है? अब जरा सोच के देखिए, कश्मीर में पूरी भारतीय सेना शक्तिशाली है, पाकिस्तान की 3 गुनी शक्ति हमारे पास है, लेकिन कश्मीर में हम डिफेंसिव होते हैं। अक्टूबर के बाद अगर कश्मीर में वॉर हो जाए तो हमारी सेनाओं को सप्लाई लाइन मेंटेन करना के एक ही तरीका है, एयरफोर्स। अरे 12 महीना कोई भूभाग हमारे भाग से नहीं जुड़ पा रहा है तो उसकी सुरक्षा पर खतरा नहीं है? हम कैसे उसे सिक्योर कर पाएंगे? इसलिए रेल लाइन चलाने का पर्पज ये था। और प्लान ये है, रेल लाइन तो लेके जाना है लद्दाख तक। और 12 महीने जब मर्जी हो तब आइए। अब पहाड़ों पे देखे, बर्फ पड़ी, केदारनाथ यात्रा बंद, लो रास्ता ही नहीं आपके पास जाने का। यही स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड हिमालय से 10 गुना खराब है। हिमालय की खूबसूरती दुनिया में कहीं है ही नहीं है। और कश्मीर तो ओ माय गॉड, पूरी दुनिया घूम लीजिए और कश्मीर एक तरफ। लेकिन हम थोड़ा अब उग्रवाद आ गया, अदरवाइज तो कश्मीर में टूरिज्म से इतना बड़ा पैसा आ जाए, बाकी वहां कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, टूरिज्म को हम डेवलप नहीं, क्योंकि यही सब घटनाएं होती रह गई।
इसे सरकार ने प्लान किया है। और उस समय कारगिल अतिक्रमण द्वारा क्या किया गया, श्रीनगर कारगिल हाईवे को काटने का प्रयास किया गया। अगर पाकिस्तान श्रीनगर कारगिल हाईवे को काट देता तो कारगिल पर कंट्रोल करके बाकी सियाचिन वगैरह तो सब अपने आप कंट्रोल में आ जाता उसका। लेकिन ये प्रयास भारतीय सेना ने विफल कर दिया। अब जरा सोच के देखिए, जब पाकिस्तान ऐसे काम कर रहा है तो हम किस भरोसे पर वहां सेना उतार ले, शांति के भरोसे पर? क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में अविश्वास बहुत गहरा है, पिछला नहीं है, क्या है, गहरा है। क्योंकि मरने मारने वाली नौबत है। तो जब मरने मारने वाली नौबत है तो हमला चल रहा है। अब ये विवाद कब हल होगा ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम हल करने के तरीके आपको बता देंगे आगे चल के। हमें हल करने का तरीका बताना है, हमें हल करना नहीं है ना, हमें समझौते में बैठना है। हमें तो कॉपी पर लिखना है, हमें गरीबी दूर करने के उपाय लिखने हैं, गरीबी दूर करनी है। 75 साल में नहीं दूर हो पाई तो हम क्या दूर कर देंगे? इससे भावनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। हेडिंग चेंज कर लीजिए। हेडिंग है जल विवाद। हेडिंग है जल विवाद। आप लोगों को इसी की समस्या का समाधान हो गया? अब वो नहीं भी होगा। अब जैसा है चलने दीजिए, नहीं तो पता चला उसी चक्कर में जल विवाद। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा जल विवाद के बारे में एक मैप आपको दिखा दे। अब जरा देखिए, नदी झगड़ा, यानी क्या झगड़ा? अब कुछ आसमान पर झगड़ा है ही है, सियाचिन, समुद्र में झगड़ा है ही है, नदी का झगड़ा ही है, और कोई झगड़ा बच रहा है? कश्मीर का ही है, उसके बाद फिर सचिन और सीमा का ही है। अब जरा सोच के देखिए, आप कहोगे सर ये बताओ, ये संबंध पड़ रहे हैं या लफड़ा पड़ रहे हैं? इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच संबंध है या तलाक है? अच्छा, डिवोर्स के बाद फिर से मिलने कोई जुगाड़ हो सकता है कि नहीं है? लोग करे नहीं, कमाल की बात है। एक बार कमाल की बात है, राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के बीच एक बार तलाक हुआ था, दोबारा फिर मेल मिलाप हुआ था। पॉलिटिक्स में कभी भी कोई संबंध हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, इसलिए बी पॉजिटिव। तो पहली बात, अच्छा, खास तौर पे जब भारत पाकिस्तान बटे, नदियों का बंटवारा किया गया। लेकिन एक खास बात है, जब नदियों का बंटवारा किया गया तो 1960 में उसके लिए 9 साल की पूरी वार्ता चली। इसका मतलब कोई समझौता कराने में अपने आप में, अब एक पहले इंफॉर्मेशन आपको बता दें, उसके बाद मुद्दे बताएं। मुद्दा ये है, नदियों के डिवीजन के 2-3 सिद्धांत है। नदी कैसे बटेगी? जिसका जमीन उसका पानी। पहला प्रिंसिपल ये है, जब नदी के पानी को बांटा जाता है, इसका जमीन उसका पानी, इसका मतलब है अगर कोई नदी पाकिस्तान से कश्मीर से निकल रही है, अगर कोई नदी भारत से प्रवाह करते हुए जा रही है, तो क्या भारत को उस नदी के पानी का हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जितना नदी, जितना भाग भारत में बहेगी, उतना हिस्सा का हम इसका इतना पानी किसको मिलेगा? भारत को। इसका मतलब है पाकिस्तान की सारी नदियां कश्मीर से प्रभावित होकर निकलती है। ये भी एक कारण था, पाकिस्तान कश्मीर की मांग करता था। धर्म के आधार पर पाकिस्तान कश्मीर पे कुछ मांग करता था, उसके 2-3 कारण और भी थे। पहला नदियों का, अगर नदी के आधार पर ही कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए तो पूरा तिब्बत हमारा होना चाहिए।
क्योंकि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तो तिब्बत किसका होना चाहिए? मेकोंग, दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ बहने वाली नदियां मेकोंग कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तो तिब्बत किसका होना चाहिए? और मेकांग तो साउथ ईस्ट एशिया वाले देश है। इसका मतलब है ये कोई तरीका नहीं है कि भाई जहां से नदी निकल रही है वो क्षेत्र हमारा होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, पाकिस्तान कई बार ये भी तर्क देता था, अगर आप श्रीनगर से जम्मू आ रहे हैं तो आपको आने में पसीने छूट जाएंगे, इसीलिए श्रीनगर से 1947 के पहले श्रीनगर जाने का रास्ता पंजाब के सियालकोट से होके जाता था। श्रीनगर जाने का रास्ता जम्मू से था ही नहीं। इधर जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता 47 के बाद बना। वो भी अभी तो जम्मू श्रीनगर जाने का हाईवे, जैसे बर्फबारी शुरू होगी हाईवे बंद होता रह गया। तो पाकिस्तानी इस आधार पे भी मांग करता था कश्मीर हमारा होना चाहिए। बाकी अपने सामरिक महत्व तो थे ही, लेकिन उसका सबसे बड़ा सिद्धांत था धार्मिक। अब ये हुआ कि पाकिस्तान की नदियां भारत की नदियां बंटनी चाहिए, तो तय कर दिया गया कौन सी नदी। 1960 का समझौता हुआ, और जब पानी का बंटवारा होता है तो पहला जिसका नदी उसकी पानी पहला। लेकिन जब पानी का बंटवारा होता है तो एक देश उच्च प्रवाह के क्षेत्र में होगा, दूसरा निम्न प्रवाह के क्षेत्र में होगा। जहां से नदी निकलेगी वो उच्च प्रवाह का क्षेत्र, जहां नदी गिर रही निम्न प्रवाह का क्षेत्र। क्या उच्च प्रवाह वाला राज्य अपर रापेरियन स्टेट लोअर रापेरियन स्टेट के हिस्से को क्या खत्म कर देगा? क्या नहीं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन है, दुनिया में ऐसा नहीं किया जा सकता, और नदी के प्रवाह को खत्म करना पर्यावरणीय और भौगोलिक दृष्टि से भी संभव लगभग नहीं है। तीसरी बात, जब भी पानी के बंटवारे की समस्या आती है वो लीन सीजन में आती है, और लीन सीजन का मतलब लगभग अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक, यानी गर्मी का समय जब पानी की मात्रा कम होती है तो वहीं पानी के बंटवारे की समस्या होती है। जुलाई जून जब जुलाई अगस्त सितंबर में तो लो पानी, जितना ले सकते हो लो पानी, पानी का लफड़ा नहीं आता। और सीधी सी बात है, चौथी बात, पानी का डिवीजन बड़ा टेक्निकल है। भाई कितने क्यूसेक पानी नदी में है, कितना क्यूसेक आपको मिलना चाहिए, कितना क्यूसेक हमें मिलना चाहिए। पानी का मामला बंटवारा टेक्निकल है या पॉलिटिकल है? लेकिन आप जानते हैं, जब पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का झगड़ा हो सकता है तो भारत पाकिस्तान के बीच नहीं है। ये पानी है या भारत विरोध पैदा करने के लिए सबसे बेहतर तरीका? भाई सीधी सी बात है, जैसे कई बार नेपाल में भारत विरोध क्यों होता है कि भारत ने नेपाल को ये सप्लाई रोक दी, वो सप्लाई रोक दी, जबकि हाईवे रुका हुआ है, सप्लाई नहीं गई है। इसलिए पाकिस्तान में जब बाढ़ आती है तो पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, भारत उसमें बाढ़ ला रहा है, भारत जानबूझकर पाकिस्तान को तबाह करने का प्रयास कर रहा है, ये पाकिस्तान कहता है। और जब पाकिस्तान में सूखा गया तो इसलिए मसूद अजहर ने एक रैली में भाषण देते हुए कहा था, भारत पाकिस्तान के खिलाफ जल आतंकवाद पैदा करना चाहता है। मैंने कहा ये कौन सा आतंकवाद है यार, जल आतंकवाद? ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स है, अगर अगर करते रहते हैं। तो 1960 में संधि हुई, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। शिमला समझौते में ये कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच के सारे मुद्दे द्विपक्षीय रूप में हल किए जाएंगे, लेकिन सिंधु नदी जल विभाजन की संधि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई है। वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता किया है, भारत पाकिस्तान उसके पार्ट थे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि 1960 से लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुए, झगड़े हुए, लेकिन सिंधु नदी जल संधि अभी तक इंटैक्ट है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है दोनों के बीच में, लेकिन अभी उसमें मतभेद है। और इस विभाजन के हिसाब से कौन सी नदियां पाकिस्तान को मिली? सिंधु, झेलम और चिनाब। ये तीन नदियां कौन सी हैं पाकिस्तान की? तीन नदियां पाकिस्तान की हैं जो पूर्वी नदियां हैं। और लेकिन इन तीन नदियां जो पाकिस्तान को मिली निकलती तो कश्मीर से है, इसलिए संधि के हिसाब से इन तीनों नदियों के 20% हिस्से पर नियंत्रण भारत का होगा। तो अब सवाल है झेलम, अगर झेलम सोपोर से बारामूला से होके जा रही है तो क्या बारामूला सोपोर वाले झेलम की पानी से अपने खेत की सिंचाई नहीं करेंगे? भाई बगल में बैठे हुए हैं तो पानी लोटे से लेकर पिएंगे नहीं, ये कह देंगे पाकिस्तान की नदी है। और 20% भारत को, यानी बात ध्यान रखने की है। संधि में यह कहा गया कि ये तीन नदियां पाकिस्तान की हुई। तीन नदी कौन सी पाकिस्तान की है? पाकिस्तान की जो नदियां हैं वो है
सिंधु, झेलम और चिनाब। भारत की नदियां कौन सी हैं? सतलज, राबी और ब्यास। ये 3 नदियां भारत को मिल गई। जो भारत की नदियां हैं उसका उसके पानी पर अधिकार केवल भारत का होगा, क्योंकि इनका प्रवाह भारत में है। वो निकलती हैं ब्रह्मपुत्र तिब्बत से, भारत में है। लेकिन पाकिस्तान तरफ जाने वाली नदियां कश्मीर होके बहती हैं। ये संधि कर लिया गया, और संधि में बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन कर, 3 नदी आपकी होगी, 3 नदी हमारी होगी। अब उसके साथ एक परमानेंट वाटर कमीशन बनाया गया। मान लीजिए कभी कोई विवाद हो जाए कि ठीक है ये नदी में पानी इतना है इतना नहीं है, तो उसके लिए एक वाटर कमीशन होगा जो बाकायदा नदी का निरीक्षण करता रहेगा, इंजीनियर को मिला के बनेगा। और अगर कभी भारत पाकिस्तान के बीच में कोई झगड़ा हो जाए तो झगड़े का विवाद कैसे हल होगा ये भी संधि में बता दिया गया। और बताया गया कि या तो तटस्थ एक्सपर्ट होगा, या तो आपस में सहमत से बातचीत कर ली जाएगी, या मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के पास जाएगा। ये 3 तरीके बता दिए गए कि विवाद को कैसे हल किया जाएगा। यानी संधि में ये बता दिया गया विभाजन होगा कैसे पानी का, कौन कौन सी नदियाँ इंडिया की है कौन पाकिस्तान की है, झगड़ा कैसे हल होगा ये बता दिया गया, नदी के मामले में सहयोग कैसे होगा, परमानेंट रिवर कमीशन होगा। ये तीनों बात तय कर दी गई। अब तीनों बात तय कर दी गई तो क्लियर कट मामला हो गया, झगड़ा आया कैसे? लेकिन फिर वही बात है कि झगड़ा नदी का है ही नहीं है, पानी का है ही नहीं है, झगड़ा किसका है? अविश्वास का, भारत विरोधी नीति का। अब क्योंकि अगर पाकिस्तान, मामला ये है, आप याद रखिएगा पाकिस्तान फंसा कैसे दुनिया में? 2001 की आतंकवादी घटना, आतंकवाद का संबंध में पानी जुड़ता है। इसका एग्जाम्पल आपको बता दें, पूरी दुनिया में भारत ने तो शुरू से कहा था पाकिस्तान आतंकवाद पैदा कर रहा है, और वो घटना थी 1988 अफगानिस्तान में। बताते समय आपको बता देंगे पाकिस्तान ने ही तो अफगानिस्तान में आतंकवादियों को पैदा किया, सॉरी। लेकिन उस पर अमेरिका ने आपत्ति इसलिए नहीं की कि अमेरिका ही करवा रहा था, वो काम तो अमेरिका करवा रहा था। और जिस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए आतंकवादी पैदा कर रहा था, उस समय संयोग की बात है कि पाकिस्तान के जो सेना के मुखिया थे जनरल जियाउल हक शासन में थे, और जनरल जियाउल हक पहले सैनिक अधिकारी पाकिस्तान के थे जो शासन में आए। जुल्फकार अली भुट्टो को शासन से हटाकर वो जुल्फकार अली भुट्टो जिनकी महत्वाकांक्षा कारण पाकिस्तान 2 भाग में बट गया, जनरल जियाउल हक शासन में आए। और जनरल जियाउल हक ऐसे सेना के अधिकारी थे, जब मीटिंग में बैठते थे, ये सेना के लोग हर जगह पीते हैं, फौजी है पिए नहीं तो उसका जिए नहीं, मतलब ये फॉर्मूला है, काम ही ऐसा है, इतना टफ काम है। लेकिन पहली बार ऐसा कहा जाता था कि जनरल जियाउल हक सेना का अधिकारी बने, और हटाया किसको? जुल्फकार अली भुट्टो को। जुल्फकार अली भुट्टो को हटाया नहीं, फांसी की सजा दिलवा दी। अब जरा सोच के देखिए, जो निर्वाचित प्रधानमंत्री था वो मर गया, अब जुल्फकार अली भुट्टो राष्ट्रपति बने। आप याद रखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति निर्वाचन से कोई शासन में आता है तब उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं होती मैं आपको प्रशासन क्यों कर रहा हूं। पॉलिटिक्स में एक शब्द का प्रयोग होता है लेजिटिमेसी, वैधता। डीएम को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि ऑर्डर क्यों दे रहा है, वो एक परीक्षा के थ्रू आया है, उस सिस्टम से आया हुआ है, वो किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं है। राजा महाराजा के बेटे पर अब कोई आपके पता चला आप हैं ग्वालियर में, और कल के लिए किसी महाराजा ने फरमान जारी कर दिया कि मेरे बच्चों उल्टे खड़े हो जाओ, क्या राजा कहीं का? कौन आदेश देता हो? यही आदेश डीएम की तरफ से आए तो इसे कहते हैं पॉलिटिक्स भाषा में लेजिटिमेसी। बात ध्यान सुनने की है। और जब भी कोई व्यक्ति सत्ता में आता है वो अपनी लेजिटिमेसी बनाने का प्रयास करता है। तो सवाल है सैनिक शासक, पाकिस्तान में ज्यादातर सैनिक शासक जब आते हैं तो जनता उनसे पूछेगी भाई आप कैसे शासन में आ गए, आपने शासन छीन लिया। तो वो ये फिर तर्क देते हैं कि हम शासन में नहीं आए हैं, हम पाकिस्तान की रक्षा के लिए आए हैं, और आपको कश्मीर दिला के रहेंगे नंबर 1, और दूसरा हम इस्लाम की रक्षा के लिए नंबर 2। इसलिए आप ये तानाशाही लोगों को धर्म को आगे बढ़ाना उनकी मजबूरी होती है। या तो धर्म को आगे बढ़ाएंगे, या तो कोई ऐसा सपना दिखाएंगे कि हम आएंगे तो पूरी दुनिया की गरीबी बीमारी सब दूर हो जाएगी। मार्क्सवादी किस्म के सपने दिखाते थे। उत्तर कोरिया में भी तानाशाही है, लेकिन उत्तर कोरिया धर्म का प्रयोग नहीं करता क्योंकि मार्क्सवाद का सहारा लेता है।
तो वो ये सपना दिखाता है कि हम सब एक हो जाएंगे, सबके घर बराबर हो जाएंगे, सबकी कंडीशन एक हो जाएगी। वहां सबकी कंडीशन एक हो भी गई है, क्योंकि सब लोग भीख मांगने के कगार पे आ गए हैं। उसने वो आश्वासन पूरा कर दिया है अपना बात। इसलिए जब भी कोई फौजी से आता है, इसलिए इसीलिए दुनिया में कहा जाता है लोकतंत्र में तमाम खामियां होंगी, लेकिन बाकी शासन प्रणाली से लोकतंत्र अच्छा है। सवाल ये नहीं कि लोकतंत्र में खामी कितनी है, सवाल ये है कि लोकतंत्र बाकी की तुलना में कैसा है। तो फिर जनरल जियाउल हक शासन में आ गए, और जनरल जियाउल हक शराब वराब बिल्कुल नहीं पीते थे, और ऐसी धार्मिक छवि उन्होंने बना ली, ऐसी धार्मिक छवि बनाई जैसे अब सेना की कोई मीटिंग ले रहे हैं, सरकारी कोई मीटिंग ले रहे हैं, राष्ट्रपति थे ही, अगर नमाज का समय आ गया तो मीटिंग में ही उठ के नमाज अदा करने लगते थे। तो लगा ओ माय गॉड, कितने धार्मिक व्यक्ति, ये तो पक्का इस्लामी है। जनरल जियाउल ने कहना इतनी बात नहीं है, मैं पाकिस्तान को न केवल इस्लाम बनाकर रहूंगा, बल्कि कश्मीर को लेकर रहूंगा। फिर जनता तालियां, अगर साहब आप ही शासन में रहो, आप शासन में रहो। जियाउल हक ने धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। मामला यहीं तक नहीं जाता। सोवियत संघ की देखिए, पानी का मामला जुड़ता कैसे है, आतंकवाद की कहानी बताना क्यों जरूरी है। पाकिस्तान ने जो बोया था वही काटा। एक कहानी यहाँ पे दूसरी बता दें, जनरल जियाउल हक से जुड़ी हुई है। जनरल जियाउल हक सत्ता में 78 में सोवियत संघ की सेनाएं घुस गई अफगानिस्तान में। जब सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में घुसी तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी, अमेरिका पाकिस्तान का मित्र कोल्ड वार में, और जैसे सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में घुसी, अमेरिका की दुश्मनी सोवियत संघ से, अमेरिका का दोस्त पाकिस्तान। बात इक्वेशन समझ में आ रहा है। ये अफगानिस्तान में भी समीकरण बता देंगे। तो जैसे ही हमें सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में घुसी, पाकिस्तान बौखला गया, क्योंकि सोवियत संघ भारत का दोस्त। सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में घुसने का मतलब है अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ेगा भारत का। और अब आप देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने तुरंत फोन किया अमेरिका को, अंकल सैम कुछ आपको पता चला। हाँ, उस समय निक्सन राष्ट्रपति थे। उनका हाँ पता चला कि सेनाएं घुस गई हैं। उनका सर केवल पता चला, आप ऐसे कह रहे हो, कुछ करोगे। उनका करेंगे क्या, वियतनाम में हार के निकले हैं, अभी और कुछ करवाना चाहते हो। पाकिस्तान ने कहा सर आप महाशक्ति हैं, ऐसे सोवियत संघ को छोड़ देंगे। पाकिस्तान का मतलब सोवियत संघ से था या भारत से था, इसे याद रखिएगा। नेहरू हमेशा अमेरिका से कहते थे कोल्ड वार में, अरे पाकिस्तान को इतना हथियार क्यों दे रहे हो। तो जानते हैं अमेरिका जवाब क्या आता था, नेहरू चिंता मत करिए, हम पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं कि साम्यवाद के खिलाफ लड़ेगा ये। नेहरू कहते अरे हमें पता है भाई किसके खिलाफ लड़ेगा ये, इसके लिए साम्यवाद वगैरह कुछ नहीं है, ये केवल भारत के खिलाफ लड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान ने जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन किया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हाँ पाकिस्तान, समस्या तो मुझे है, सोवियत संघ का जवाब तो देना है, ये समझ में नहीं आ रहा जवाब कैसे दूं, क्योंकि उसी समय अमेरिका वियतनाम से हार के निकला था। जनरल जियाउल हक ने कहा ओ अंकल सैम, आप हमारे दोस्त ठहरे, आपकी मदद मैं कर दूं तो कैसा लगेगा। जनरल जियाउल ने कहा तुम मदद कर दोगे कैसे। उनका बस आप केवल हथियार दो, मुझे पैसा दो, सोवियत सेनाओं को तो हम देख लेंगे। अमेरिका का दैया रे दैया, अरे हम जिसके लिए हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं उसको तुम देख लोगे। पाकिस्तान ने कहा अरे कमाल की बात, कैसी बात करते हो अंकल साहब, हमें अफगानिस्तान की गली गली पता है, मोहल्ले पता है, और अमेरिका को तो एकदम मनचाही मुराद मिल गई। अमेरिका अपने सैनिकों को यहाँ झोंकना नहीं चाहता था, क्योंकि वियतनाम वार को लेकर उसकी बड़ी बद पिट गई थी। अफगानिस्तान की टेरिटरी भी लगभग वैसी थी, तोरा बोरा की पहाड़ियाँ। और जैसे अमेरिका ने कहा जनरल जियाउल हक याद रखना, मैं तुमको हथियार से, गोला बारूद से लाद दूंगा, कितना पैसा चाहिए, पाकिस्तान पट जाएगा। जनरल जियाउल हक ने कहा धन्यवाद, यही मैं चाहता था। और उधर से जनरल जियाउल हक की वार्ता पूरी हुई नहीं, जनरल जियाउल हक ने बड़ा सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित किया। जनरल जियाउल हक ने भाइयों और बहनों, इस्लाम खतरे में है। जनता ने कहा अरे फिर इस्लाम खतरे में आ गया।
इस्लाम खतरे में था इसलिए तो भारत बटा था। भारत के विभाजन का मूल आधार क्या था? यही नारा था। अब जनता देखिए, जनता कैसे भोले भाली जनता को फंसाया जाता है। आपको लगता होगा पाकिस्तान की समूची जनता आतंकवादी है। नहीं बच्चों, आम जनता आपकी तरह ही होती है। पाकिस्तान के लोग भी दुनिया में 99.99% एक ही जैसे होते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। हथियार उठाने किसी को शौक नहीं होता। तो ये कभी गलतफहमी मत रखिए कि पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं। अब ये मिसकंसेप्शन है, कई बार हम ऐसा समझते हैं, वो भी हमारे बारे में ऐसे ही समझते हैं। मेल मिलाप तो हुआ नहीं कभी। इसे मैं तरीका बताऊं कैसे शांति बनाओ। अरे सीमा का आगे जाना है, चिंता मत करो, सीमा तक मतलब अभी बैठे हो। उसकी दूसरी बात, और जनरल जियाउल हक ने कहा इस्लाम खतरे में है और काफिरों ने इस्लाम की जमीन पर कंट्रोल कर रखा है। उसके बाद तो जनता ने कहा कि अब हम इसको भगा के रहेंगे, और पाकिस्तान ने आम लोगों को AK-47 दे दिया, मिलिशिया पैदा किए। आम लोगों को CIA ने ट्रेंड किया, पाकिस्तानी ISI ने ट्रेंड किया, और अब ये लोगों ने सोवियत संघ सेनाओं के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। याद रखिएगा। अब ये सोवियत संघ की सेनाएं 1988 ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। जब 1988 में सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ा तो समझ सकते हैं जिहादियों के हौसले कैसे थे। जिहादियों ने कहा कि अब तो हमने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना को हरा दिया। तो जिहादियों को उधर से फोन आया, मेरे आका और कोई हुक्म है? हमने तो सोवियत संघ के पसीने छुड़ा दिए। कहा हाँ, कश्मीर बाकी है। 1988 से पाकिस्तान की सेनाएं कश्मीर अफगानिस्तान से वापस आ रही हैं और वो सीधे कश्मीर में घुस रही हैं। ये कोई संयोग का विषय नहीं है, सीधा तार के कारण है। ये ऐसा एग्जाम्पल था कि पाकिस्तान ने पूरा आतंकवादियों की खेप कहाँ भेज दी? कश्मीर में 1988 में। और इस बात को जब भी भारत अमेरिका को कहता था तो पूरी दुनिया इनकार कर जाती थी कि ना ना, आतंकवाद कोई चीज़ है ही नहीं है। मामला उल्टा पड़ गया 2001 में। 2001 में जिन आतंकवादियों को, जिहादियों को अमेरिका पाकिस्तान ने मिलकर ट्रेंड किया था, उन्होंने हिट कर दिया WTC। आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ? तो वो कहानी कहीं और आपको बताएंगे, वेस्ट एशिया में बताएंगे ऐसा हुआ कैसे। यानी अलकायदा किसका है? पाकिस्तान और अमेरिका का मानस पुत्र है। अब जरा सोच, अगर अगर मरे बच्चों ये बात कही जाती है, ये बात कही जाती है कि दुनिया में पाकिस्तान ने आतंकवाद पैदा किया, तो ये बात आप हल्के से मत लीजिए। ये बात आप इसलिए मत लीजिए कि मैं भारत का हूं, ये बात बता रहा हूं। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। ये बात आंकड़े बताते हैं, तथ्य बताते हैं ऐसे। देखिए, आतंकवाद दुनिया में कहीं भी हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, भारत कहीं हो सकता है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को आधिकारिक पॉलिसी के रूप में प्रयोग किया है। लेकिन फंसा कब? 2001 में अमेरिका पे हमला हुआ। उसके बाद अमेरिका बौखलाया। अमेरिका का इतनी हिम्मत, हमारे ऊपर हमला। राष्ट्रपति बुश राष्ट्रपति थे, परवेज मुशर्रफ इधर थे। राष्ट्रपति पूछेगा परवेज, अगला हमला अफगानिस्तान पे। पाकिस्तान का अरे सर कैसी बात कर रहे हो, सब अपने आदमी है। याद करो 78 के बाद सबको हमने प्रशिक्षण दिया था, आप भी उसमें थे। अमेरिकन का परवेज मैं तुमको ठोंक दूंगा। चुप, बेकार की बात करता है। ये अमेरिका, ये हमला अमेरिका के ऊपर है, कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले हमला मैं तुम्ही पे करूंगा और तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ को समझ नहीं आ रहा था करें क्या। और भारत के मौजे मौजा, भारत ने तुरंत अमेरिका को फोन किया, अंकल साहब हम आपके साथ हैं, बताइए कहां मारना है। 2001 के बाद आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान घिरता चला गया और इतना भद्द पिट गई। पाकिस्तान में क्रिकेट मैच 10 साल तक कोई क्रिकेट टीम खेलने नहीं आई। ये बहुत बड़ा अवसर है, जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इसके 20 साल पहले देख लीजिए, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हो पाया। निवेशक कहाँ से जाएंगे? पाकिस्तान अलग थलग पड़ा और भारत ने भी सक्रिय प्रयास किया। इसका मतलब है अब पाकिस्तान अलग थलग आतंकवाद के मुद्दे पर पड़ रहा है। अब वो बहाना क्या ले रहा है? पानी का। आतंकवाद तो पानी जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? अब वो दुनिया में अलग थलग हो रहा है और उसमें भारत की भूमिका बहुत थी। आतंकवाद का मुद्दा अलग से हम देख लेंगे। तो पाकिस्तान ने मामले को डाइवर्ट करने के लिए फिर कौन सा मुद्दा बार बार उठाना शुरू किया? पानी पानी पानी। यानी पानी का मुद्दा आम जनता का है, मानवता का मुद्दा है। तो पाकिस्तान ये सिद्ध करना चाहता है कि भारत देखो, पानी भी हमें, पानी रोक के मार रहा है।
कितना जालिम राज्य है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं है। मुद्दे और लिखने की बात। क्या लिखा आपने? 1988 में एयर क्रैश हो गया था, मर गया 88 में। हाँ। अरे जियाउल हक मर गए, उनके बच्चे थोड़ी मरे। हटे नहीं। एयर, आज तक यही नहीं समझ में आया कि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे होता है, और खासतौर पे तानाशाही देशों में बहुत क्रैश होता है। एक एग्जांपल अभी बता दे। प्रिगोजिन, रसिया में विपक्षी दल का नेता, पुतिन की बड़ी आलोचना करता था, और सोचा बहुत पावरफुल है। पुतिन ने प्लान बनाया, पुतिन ने हेलीकॉप्टर में बैठाया और क्रैश करवा दिया, और कहा गया वायु दुर्घटना हो गई, मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटना। ईरान के राष्ट्रपति रईसी, राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, ये बात गले से हजम नहीं होती। दुर्घटना। और इसीलिए जैसे परवेज मुशर्रफ आए थे, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दिलवा के, 1988 में उनका एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। क्रैश कर गया, अधिकारियों ने क्रैश करवा दिया। इसलिए गैर लोकतांत्रिक देशों में सत्ता का हस्तांतरण खूनी तरीके से होता है, याद रखिएगा। ये लोकतंत्र नहीं है कि चुनाव हो रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं एग्जिट पोल का। ये सब नहीं होता। तानाशाही शासन में सीधा खल्लास। जिसके हाथ में तलवार है, बताइए, एक सेनाधिकारी शासन में रहेगा, उसको जूनियर उसको देखेगा क्या? नहीं देखेगा। लिखने की बात है। लिख। क्या? मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं। अरे भाई, जिसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है, मैं क्या बताऊं? लिख लो मेरे बच्चों। क्या लिखा आपने? जल। वर्ष 2024 में अब तो एकदम मौसम सही हो गया, एसी ही गायब हो गया। लो, मार हमारी ही खत्म। अब हम जल्दी ही रवांडा बनने वाले हैं। क्या लिखा आपने? क्या क्या? हाँ, वर्ष 2024 में पहली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2024 में पहली बार भारत के द्वारा वर्ष 2024 में पहली बार भारत के द्वारा 1960 की सिंधु नदी संधि, पहली बार भारत के द्वारा 1960 की सिंधु नदी संधि पर पुनर्विचार के लिए नोटिस दिया गया। संधि पर पुनर्विचार के लिए नोटिस दिया गया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसके पहले तो मांग पाकिस्तान करता था। सितंबर 2024 में पहली बार मांग किसने कर दी? भारत ने। देखिए, क्योंकि क्योंकि भारत ने कहा कि पारिस्थितिकी परिवर्तन होने के साथ पारिस्थितिकी परिवर्तन होने के साथ नदी में नदी में जल प्रवाह भी कम हुआ है। पारिस्थितिकी परिवर्तन होने के साथ नदी में जल प्रवाह कम हुआ है। पेरिस पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
पेरिस पर्यावरणीय पेरिस पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को हरित ऊर्जा के विकास की आवश्यकता है। पेरिस पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को सॉरी हरित ऊर्जा के विकास की आवश्यकता है। जिसके लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। जिसके लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। जिसके लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। अगला पॉइंट, भारत का यह भी तर्क है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को देखते हुए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को देखते हुए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को देखते हुए भारत इस संधि के पुनर्विचार की मांग कर रहा है। इस संधि के पुनर्विचार की मांग कर रहा है। इस संधि के पुनर्विचार की मांग कर रहा है। तबीयत खराब हो गई इसकी? ये कौन सा स्टाइल लिखने का मेरे पुत्र? वो माय गॉड। तो देखिए, ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सितंबर, बात ध्यान सुनने की है, सितंबर 2024 के पहले कभी भी इस संधि के पुनर्विचार की मांग भारत ने नहीं की, बल्कि उल्टा पाकिस्तान करता था। अब अभी पहली बार क्या कर दिया भारत ने, और भारत ने जिन आधारों पर पुनर्विचार की मांग की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो अगला पॉइंट पाकिस्तान, फिर अगला पॉइंट है जबकि पाकिस्तान संधि पर इसलिए पुनर्विचार की मांग कर रहा है पाकिस्तान संधि पर इसलिए पुनर्विचार की मांग कर रहा है कि भारत की नदियों में भी पाकिस्तान को पानी का हिस्सा चाहिए। भारत की नदियों में भी पाकिस्तान को पानी का हिस्सा चाहिए। ये बात सुनने में आपको कैसी लगी? यही पाकिस्तान ये बात कैसे मांग कर सकता है? आपको हम बता दें, पाकिस्तान ये बात इसलिए मांग कर सकता है क्योंकि ध्यान देने की बात है कि जो नदियां, जो भारत की तरफ से नदियां जाती हैं, वो देखिए तर्क क्या दे रहा है? तर्क ये दे रहा है सतलज जैसी नदियां अंतिमतः जाके सिंधु में मिलती हैं। इसलिए वो कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की नदियों में भारत को पानी मिला तो भारत की नदियों में, हमने कहा भाई 1960 में दिमाग कहाँ गया था? उसने कहा अब परिस्थितियां बदल चुकी है
बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नदी कुल मिला के अब यानी कौन कौन सी नदी है जो भारत की जाके सिंध में मिल जाती है? इसका मतलब है सारी भारत की नदियों में हिस्सा किसका होना चाहिए? पाकिस्तान का। लेकिन उतना पानी लेके जाएगा कहाँ फिर? अगला पॉइंट लिखिए इसे लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान का तर्क है कि भारत की नदियां जैसे सतलज, रावी, भारत की नदियां जैसे सतलज, रावी और ब्यास अंततः सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। अंततः सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। अंततः सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। आगे से कुंडी लगा दो। क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट। यह भी यह भी दिलचस्प मुद्दा है। यह भी दिलचस्प मुद्दा है कि पाकिस्तान यह भी दिलचस्प मुद्दा है कि पाकिस्तान निरंतर यह शिकायत करता है कि पाकिस्तान निरंतर यह शिकायत करता है कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी का प्रयोग कर रहा है। भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी का प्रयोग कर रहा है, जबकि जबकि संधि के अनुसार पाकिस्तान की नदियों पर जबकि संधि के अनुसार पाकिस्तान की नदियों पर भारत को जबकि पाकिस्तान की नदियों पर भारत को 20% हिस्सा दिया गया है। पाकिस्तान की नदियों पर भारत को 20% हिस्सा दिया गया है और भारत का तर्क है कि आज तक उसने अपने इस हिस्से का प्रयोग नहीं किया। भारत का तर्क है कि आज तक उसने अपने इस हिस्से का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, खास बात हुई जब हमारे यहाँ कई आतंकवादी हमले हुए तो भारतीय सरकार ने बयान दिया कि वाटर एंड टेररिज्म कांट फ्लो टुगेदर, यानी आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो सवाल ये है, ऐसा किया जाए क्या पाकिस्तान की तरफ जो नदियां जा रही है उनका पानी ही रोक दे? हाँ या ना? क्यों? अच्छा, दूसरी बात सुनिए। पहला ऑप्शन यह है कि भाई सीधी सी बात है, पाकिस्तान अगर हमारे खिलाफ इतने आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, पहला ऑप्शन यह है कि उसका दाना पानी बंद करो। जो हमें मारना चाहता है उसका दाना पानी बंद करो, नंबर एक। दूसरी बात, पानी बंद कर देना चाहिए या हमारे पास पानी बंद करने की क्षमता भी है? याद रखिएगा, 20% जो पानी हमें प्रयोग का मिला हुआ है उसके लिए हम पाकिस्तान के पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकते।
इसका मतलब है नहर बना के पानी नहीं ले सकते। नहर बना देना, पानी वहां से डाइवर्ट कर देना, ये परमिशन नहीं है। तो पानी के दो प्रकार का प्रयोग होता है, रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट और एक रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट होता है, एक होता है कि यानी पानी को डाइवर्ट कर देना और पानी को बिल्कुल रिप्लेस कर देना। इस वजह से पाकिस्तान की नदियों में भारत को यह अधिकार नहीं कि नहर बना के प्रयोग करे, जैसे हमारे गंग नहर आती है वैसा हम पाकिस्तान की नदियों के लिए नहीं कर सकते। आप पीने के लिए, कृषि के लिए और स्टोरेज के लिए और बांध बना सकते हैं, वह है रन ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे थोड़े थोड़े मोड़े हमने बैराज, और बैराज बनाए क्यों जाते हैं? मूलतः बिजली के उत्पादन के लिए। बैराज बनाने का पर्पज बिजली का उत्पादन है। जहां हम बैराज बनाते हैं, रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट का मतलब है बैराज बनाकर हम पानी को डाइवर्ट नहीं करते, पानी को बस एडजस्ट कर देते हैं। भाई कहीं पे हमने बैराज बना दिया तो 2-4 फीट तक पानी रोका, जब उसके बाद पानी भरेगा तो दोबारा उसी क्षेत्र में जाएगा। तो इसके लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमें चाहिए। और आप देखेंगे कि कुल मिला के भारत की पॉलिसी ये है कि अभी देखिए, हम पाकिस्तान की तरफ जाने वाली पानियों को रोकना होता, हमारे उसके लिए बहुत बड़ी कैपेसिटी चाहिए। हिमालयी नदियों को रोकना वैसे व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा जिधर आपका ध्यान नहीं गया, आप याद रखिए, एक चीज़ दूसरे जुड़ती है और यही मेन इसका अप्रोच होता है। अगर पाकिस्तान को जाने वाले पानी की हम रोकने का प्रयास करेंगे, चीन हमारे साथ क्या करेगा? दूसरी बात, हमारा झगड़ा पाकिस्तान की सरकार के साथ हो सकता है, लोगों के साथ नहीं होता। तो भारत जैसा लोकतांत्रिक से उत्तरदायी देश ये बात नहीं करेगा। कई बार पॉलिटिकल भाषणबाजी अलग तरीके से होती है और समाधान अलग किस्म का होता है। सुनने में सब बातें अच्छी लगती हैं, व्यवहारिक नहीं हो पाती। मुद्दा ये है कि अभी हमने 370 हटा रखा है, कश्मीर में हमें 24/7 बिजली चाहिए, मुद्दा यहीं पे है। अब अभी कश्मीर का डेवलपमेंट बड़ा जोर है और आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी आवश्यकता होती है, जैसे यूरोप है। उत्तराखंड, हिमाचल में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है। पहाड़ी राज्यों में तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कुछ क्षमता होती है। नॉर्थ ईस्ट में भी लगातार इसका डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अभी तक हम उतना डेवलप नहीं कर पाए। क्योंकि जब हम, यही तो बात है, जब जब छोटे मोटे पॉलिटिक्स में पड़ जाएंगे, बांटो खाओ, तो फिर ये सब प्रोजेक्ट कभी डेवलप नहीं हो पाते। नहीं, 75 साल बाद भारत के लोगों को 24 घंटे बिजली न मिले, कैपिटल में बिजली कट जाए, बहुत बड़ी बात है ये। दुनिया के किसी विकसित पावरफुल देश की कैपिटल में कभी पावर कट नहीं होता। बात ध्यान सुनने से है ये। इसका मतलब है कि ये सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हम नहीं, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं पाए हम, क्योंकि चुनाव इन सब मुद्दों पे होता ही नहीं। चुनाव तो अलग ही मुद्दे पे चले जाते हैं। तो वो सब अपनी चैलेंजेस रहे हैं। लेकिन अब चूंकि कश्मीर का हम डेवलपमेंट करेंगे, 370 हटा दिया, कश्मीर का लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो कश्मीर का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कल जब पीओके का आदमी जम्मू कश्मीर आएगा, वो कहेगा यार फिर तो यही अच्छा क्षेत्र है, वहां हम क्यों जाएं? इसका सीधा मतलब है डेवलपमेंट से भी विकास के रास्ते पर अलगाववाद की मांग को हतोत्साहित किया जा सकता है। भारत सरकार का प्रयास ये है, और पाकिस्तान पानी के बहाने सारे प्रोजेक्ट रोकना चाहता है। भाई हर प्रोजेक्ट रोकेगा। अब ये संधि में है कि बांध की डिजाइन ऐसी नहीं होगी जो पानी को बिल्कुल रोके। तो डिजाइन तो हम पाकिस्तान को, इसलिए वाटर कमीशन है। और आप जानते हैं कि जब दोनों देशों में नदियां होती हैं तो हम हाइड्रो डेटा भी शेयर करते हैं। अभी भारतीय विदेश मंत्री, चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। बरसात के समय जैसे हमारी तरफ पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, हम तुरंत पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर देते हैं। कोई लोअर रेपेरिन स्टेट में है तो लोअर रेपेरिन स्टेट में होने के कारण हम उसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि पानी का प्रवाह की तरफ ज़्यादा होगा, जिससे बाढ़ से बचाव के लिए सारे इंतजाम कर लें। इसे कहते हैं शेयरिंग ऑफ हाइड्रो डेटा। तो आतंकवादी घटना के बाद तो हाइड्रो डेटा भी शेयर होना बंद हो गया। कुल मिला के, यानी अगर पानी की ही समस्या है तो टेक्निकल तरीके से रिजॉल्व हो सकती है। तो समस्या पानी की है, फिर वही मुद्दा आ गया। पाकिस्तान भारत के साथ मूल मुद्दा एक ही है, बाकी सब बहाने हैं। तो मूल मुद्दा क्या है, आगे लिख लीजिए। क्या हो रहा है? कुछ दिनों पहले ठंडी लग रही थी, अब गर्मी लग रही है। बस 2 लाइन लिख लीजिए, उसके बाद जाइए। क्या घबराहट हो रही है? जाओ फिर। जब घबराहट हो रही तो भाई तो